चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, हमारे पास टॉपिक है सोर्स ऑफ फाइनेंस। चैप्टर नंबर हमारे पास है 7, सोर्स ऑफ फाइनेंस। अभी तक के पूरे सेशन में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी बुक से डिटेल से पढ़ रहे होंगे। और अब हमारा जो चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। हमारे पूरी लाइफ में इर्द गिर्द ये हमें दिखेगा कि ऐसा होता है। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है बच्चों? हमें पैसे की जरूरत है। फाइनेंस का मतलब पैसे की जरूरत है, और उस पैसे की जरूरत के लिए हम कौन कौन से सोर्स से फंड इकट्ठा कर सकते हैं, इसी के लिए चैप्टर है जिसका नाम है सोर्स ऑफ फाइनेंस। आप एक कंपनी चलाते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक बिजनेस करते हैं, तो आपको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कहां कहां से फंड इकट्ठा कर सकते हो, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज सोर्स ऑफ फंड्स। तो सोर्स ऑफ फंड्स में बेसिकली बच्चों दो कैटेगरी होती है, एक होता है बोरोड फंड्स और एक होता है इक्विटी फंड्स। अगर आपने पैसों का जुगाड़ ऐसी जगह से किया जहां पे आप ओनर बना रहे हो सामने वाले को, यानी आप इक्विटी कंट्रीब्यूशन करवा रहे हो, तो आपको उसमें रीपेमेंट की प्रॉब्लम नहीं। अगर आप फंड उठाते हो जिसमें आपको एक फिक्स टाइम के बाद रीपे करना पड़ेगा, यू हैव टू रीपे, वो उसे हम बोलते हैं बोरोड फंड्स। एक टॉपिक तो हमें ये देखना है, तो फटाफट आप मीनिंग अपनी बुक में देखिए। सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब देखिए, मीनिंग क्या लिखिए, मैं अपने नोट्स में आपको दिखा रहा हूं और स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। जो बिजनेस करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है उसे हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट फंड इज एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। द इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय एंटरप्रेन्योर में नॉट बी सफिशिएंट। जो आप शुरू में पैसा लगाते हो ना, उतने से ही व्यापार नहीं होगा। व्यापार क्या, हमें बढ़ाने की सोचते हैं हम, तो बिजनेस को एक्सपेंशन के टाइम में हमें और पैसे की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। हेंस द बिजनेस फर्म हैव टू लुक फॉर अदर सोर्सेज फ्रॉम वेयर रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स कैन बी मेट। तो अब हमें बिजनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम ऐसे सोर्सेज का हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा जहां से हम अपने फंड्स को इकट्ठा करें। उसके लिए हम जाएंगे बोरोड या इक्विटी फंड के पास। राइट, तो ये मीनिंग कवर हो गई। अब एक छोटा सा टॉपिक है, फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो फंड की रिक्वायरमेंट दो नीड को फुलफिल करने के लिए पड़ती है बिजनेस में, या तो फिक्स कैपिटल को लेने के लिए या वर्किंग कैपिटल को लेने के लिए। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, ये फिक्स एसेट्स हैं जिसको आप लंबे टाइम के लिए यूज करोगे। वर्किंग कैपिटल क्या होती है दोस्तों, जिसको एक बार आप बिजनेस इन्वेस्ट करते हो लेकिन बार बार उसको आपको परचेज करना पड़ता है, क्योंकि वो डेली एक्टिविटी का पार्ट है। सैलरीज देनी है आपको, आपको किराया पे करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, आपको एडवर्टीजमेंट का खर्चा पे करना है। तो इन खर्चों को मीट करने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसे हम बोलते हैं दोस्तों वर्किंग कैपिटल। राइट, अब आते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन कितने टाइप की, आप अपने नोट्स में देखिए। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन होगी आपकी बुक में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको नोट्स का लिंक दे दूंगा जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स क्या है दोस्तों, सबसे पहले पीरियड के बेसिस पे देखेंगे तो कितने बेसिस पे है हमारे पास। पीरियड के बेसिस पे तीन प्रकार के हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, मीडियम टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म बेसिकली माना जाता है मोर देन अ ईयर, 5-6 साल 10 साल के लिए आपको फंड इकट्ठा आपने कर लिया, लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म का मतलब है 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम। और शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जिसको आप विद इन ईयर पे कर दोगे। ओनरशिप के बेसिस पे दूसरी कैटेगरी है। ओनरशिप के बेसिस पे दोस्तों दो कैटेगरी है, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर फंड में क्या होता है, जिससे आपने फंड रेस किया है उसको आपने मालिक बना लिया है, उसको आपको रीपे करने की टेंशन नहीं है। बोरोड फंड ने एक तरीके से आपने उधार लिया है और आपको एक टाइम के बाद उसको रीपे करना पड़ेगा। सोर्सेस के बेसिस पे दोस्तों दो टाइप के हमारे पास है, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। इंटरनल सोर्स ऑफ फंड को हम शेयर्स के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल के हम लोन के नाम से जानते हैं। राइट, फिर एक डिफरेंस है दोस्तों, फिर एक डिफरेंस है, वो इंपॉर्टेंट भी है, वो आपको करना है। डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। मैंने आपको पूरा डिस्कशन अभी तक किया, उसी के बेस पे आप आंसर इसको दे सकते हो। ओनर फंड, ओनर से लिया हुआ पैसा जिसको आपने ओनर बना लिया है। बोरोड फंड एक तरीके से बोरो किया हुआ पैसा जिसको एक टाइम के बाद आपको पे करना है। काइंड्स के अंदर अब दूसरा क्लासिफिकेशन काइंड्स क्या है इसके अंदर, ओनर फंड में आता है दोस्तों इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, ये हम सबको हमें भी डिटेल से चैप्टर में पढ़ना है। बोरोड फंड में क्या आता है दोस्तों, डिवेंचर्स, बॉन्ड, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, ये बुक में आपके होगा ये डिफरेंस, नहीं तो मैं आपको नोट दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, जो इक्विटी के सोर्स हैं, यानी कि जो हमारे पास ओनर्स के फंड हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस का पर्सन जो बिजनेस में मालिक बनना चाहता है, वो बिजनेस ये नहीं चाहेगा मैं अपनी पूंजी वापस निकालूं।
पूंजी वही वापस लेता है जो मालिक ने, जिसने एक तरीके से कर्जा टाइप में दिया, इसने एक तरीके से लोन दिया है आपको, उसे पैसे रिपे चाहिए अपने टाइम से। तो ये हो गया। सिक्योरिटी की बात करें तो हमें इक्विटी इशू करने के लिए, ओनर फंड इशू करने के लिए कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती, हमें कोई इसमें मोर्टगेज नहीं रखनी। लेकिन लोन के केस में, बॉन्ड्स के केस में हो सकता है कि आपको बैंक को गिरवी रखना पड़े। रिस्क की बात करें बच्चों, ओनरशिप की कैपिटल में रिस्क है क्योंकि पैसा डूब सकता है, कंपनी डूब जाएगी तो पैसा नहीं मिल पाएगा। बोरोड कैपिटल में रिस्क है, वो तभी है जब सामने वाला आपको डिफॉल्ट करेगा, यानी वो इंटरेस्ट टाइमली पे नहीं कर रहा है, तो आपको डाउट होगा कि शायद ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी ना दे। रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अगर आप ओनर फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न मिलेगा प्रॉफिट का हिस्सा, जिसे आप डिविडेंड बोल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप बोरोड फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, राइट। कंट्रोल की बात करें डिफरेंस में, तो कंट्रोल में क्या होता है दोस्तों, अगर आप ओनर्स फंड लेते हो तो आपको कंपनी का कंट्रोल मिलता है, आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो, लेकिन बोरोड फंड में आपको कंपनी का कंट्रोल नहीं देगी कंपनी, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी क्लासिफिकेशन हमारी हो गई बोरोड फंड्स एंड इक्विटी फंड, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, स्क्रॉल कर रहा हूं मैं इस नोट्स को। अब हमारे पास एक एक सोर्स ऑफ फंड्स आएंगे। अब हमारे पास इस चैप्टर में वन सोर्स ऑफ फंड्स आएंगे, कुछ हमारे होंगे इक्विटी और कुछ हमारे होंगे बोरोड फंड, और ये जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं दोस्तों शेयर्स। सबसे पहले हम निकालते हैं शेयर्स। हमारे पास कौन सा सोर्स ऑफ फंड है आप बताओ। शेयर्स हमारे पास है दोस्तों ओनर्स फंड, क्योंकि शेयर्स का मतलब होता है हिस्सेदारी, कंपनी में आप उतने का हिस्सा ले लेते हो जितना परसेंटेज आप खरीदते हो। तो बेसिकली शेयर्स होता क्या है, ध्यान समझिए। शेयर्स का मतलब होता है, मान लीजिए मुझे बिजनेस को शुरू करने के लिए या बिजनेस में 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब 10 लाख रुपए में मैं कहता हूं कि आप इस कंपनी के 1 लाख शेयर ले लो, आप इस कंपनी के 50,000 शेयर लो, आप इस कंपनी के 20,000 शेयर ले लो, तो मैं 10 लाख रुपए को ब्रेकअप कर दूंगा। ब्रेकअप का मतलब है, मैं ऐसे बोलूंगा कि 10 लाख रुपए में लोगों से लूंगा, 1 लाख शेयर इशू करूंगा और एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो अब इस 1 लाख को 100% मान के चलिए, और जितने शेयर आप लेंगे उतने परसेंटेज के आप मालिक बनेंगे। सपोज कीजिए आपने 10,000 शेयर ले लिए आउट ऑफ 1 लाख, तो आप कितने के मालिक बन गए, 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, आप 10% के मालिक बन गए। किसी ने 20,000 शेयर ले लिए, तो 20,000 डिवाइड बाय टोटल शेयर 1 लाख इंटू 100, 20% के मालिक बन गए। इसको हम शेयर्स बोलते हैं। शेयर्स का मतलब हिस्सेदारी। और जब आप कंपनी के शेयर लेते हो और जब कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी, और जब कभी आपको कंपनी का कैपिटल गेन कैसे होता है, जब कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी पूंजी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास शेयर्स होता है। अब दोस्तों शेयर्स हमारे पास दो टाइप का होता है, एक इक्विटी होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी में आप प्योर कंपनी के मालिक बनते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में आप मालिक नहीं बनते। लेकिन प्रेफरेंस का मतलब होता है, कंपनी आपको अगर प्रॉफिट का हिस्सा देगी तो पहले प्रेफरेंस वालों का उसमें पहला राइट होता है, बाद में इक्विटी वालों का, और उसमें रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर वालों का फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर वालों को दोस्तों वोटिंग राइट नहीं देती कंपनी, इक्विटी वालों को वोटिंग राइट देती है। तो जब भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि आपको किस तरीके का वहां से बेनिफिट चाहिए, उस हिसाब से हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। फिर एक टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखिए अपने नोट्स में आप, नहीं तो मैं अपने नोट्स मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है, वहां से आप 100 के आसपास पेजेस होंगे, उसको डाउनलोड कीजिए। मैंने बिल्कुल ही समरी नोट्स बनाया है, वहां से आप एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो को चला के। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपके नोट्स में होगा। देखिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैंने आपको बताया है, एक पार्टिसिपेटिंग होते हैं, एक नॉन पार्टिसिपेटिव होते हैं, कम्युलेटिव होते हैं, नॉन कम्युलेटिव होते हैं, कन्वर्टिबल होते हैं, नॉन कन्वर्टिबल होते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। प्रेफरेंस शेयर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब प्रेफरेंस शेयर या तो बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा तो पार्टिसिपेटिंग है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ उसको प्रॉफिट से मतलब है, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। दूसरा कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, ये है इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपने प्रेफरेंस शेयर वालों को बोला है कि हम आपको इतना परसेंट डिविडेंड देंगे, लेकिन किसी साल आपके पास प्रॉफिट नहीं होता और आपके पास पहले रिजर्व में भी इतना प्रॉफिट नहीं है कि उनको आप डिविडेंड दे पाओ, तो आप उनसे बात कर लेंगे प्रेफरेंस शेयर वालों को इशू करते टाइम कि अगर किसी भी साल हम प्रॉफिट नहीं दे पाते तो नेक्स्ट ईयर हम आपको जोड़ के दे देंगे। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं दोस्तों कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कम्युलेटिव का मतलब होता है ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, आप उनको कम्युलेट करके डिविडेंड नहीं देते, आप उनको बोलते हैं या तो दे पाएंगे या हम नहीं दे पाएंगे, कम्युलेशन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं।
नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। ध्यान समझिए, मैंने 2020 को प्रेफरेंस शेयर इशू किया, 5 साल उनकी लाइफ है, 2025 में उनको पैसे वापस दूंगा। तो अगर मैंने उनसे एग्रीमेंट किया कि 5 साल बाद मैं आपको पैसे ना देके कंपनी के उतने ही अमाउंट के शेयर दे दूंगा, डिवेंचर दे दूंगा या नए प्रेफरेंस शेयर दे दूंगा, ये ऑप्शन मैंने उनको दिया, तो इनको बोलेंगे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया तो ये हो जाएगा नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, राइट। तो कौन सा प्रेफरेंस शेयर कैसा है, ये प्रेफरेंस शेयर की एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब हम बात करेंगे दोस्तों इक्विटी, हम कैपिटल पे आ गए, प्रेफरेंस शेयर डिस्कशन यहाँ पे खत्म। अब हम प्रेफरेंस शेयर के बाद हम इक्विटी पे आ गए कि इक्विटी शेयर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, आप उससे ओनर बनते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलता है, आप कंपनी के वोटिंग राइट में हिस्सा लेते हैं। तो कितने प्रकार की शेयर कैपिटल होती है वो हम देख रहे हैं। तो शेयर कैपिटल दोस्तों होती है हमारे पास ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। मैं आपको ध्यान से बता दूं, ये जो आप 11th की बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, ये पूरा चैप्टर आपकी अकाउंट्स में 3 बुक्स हैं। सेकंड बुक जो है कंपनी अकाउंट्स, वो पूरा इसी थ्योरी का प्रैक्टिकल है। यही जो थ्योरी है या जो आप पढ़ रहे हैं, इसका पूरा प्रैक्टिकल आप करेंगे क्लास 12 की अकाउंट्स सेकंड बुक में। उसका नाम ही है कंपनीज अकाउंट। कंपनी अकाउंट में पढ़ेंगे एक चैप्टर हम शेयर्स का और एक चैप्टर में पढ़ेंगे डिबेंचर्स का। तो इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। तो कितने प्रकार की कैपिटल होती है दोस्तों? ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ऑथराइज होती है कि इतना पैसा हम शेयर होल्डर से लेंगे, इतना पैसा हम शेयर होल्डर से लेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। दूसरा बच्चों, ऑथराइज में से वो कैपिटल जितना हमने इशू किया, पब्लिक से मांगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कितने शेयर इशू किए? 1 लाख शेयर, तो वो मेरी इशूड कैपिटल। अब जरूरी थोड़ी है कि जितनी मैं इशूड करूं उसमें से आप 1 लाख शेयर ही खरीदो, क्योंकि पब्लिक एक तरीके से ग्राहक है, हो सकता है ग्राहक कम शेयर खरीदें, ग्राहक ज्यादा खरीदें। तो सब्सक्राइब वो शेयर कैपिटल होती है जो इशूड में लोग सब्सक्राइब करते हैं। अब सब्सक्राइब के अंदर हम कभी कभी क्या करते हैं कि मुझे जितने पैसे की जरूरत होती है मैं उतने पैसे ही मांगता हूं, बाद में कहता हूं बाद में लूंगा, ठीक है ना, उसे बोलते हैं अनकॉल्ड। तो वो शेयर कैपिटल हो गई कॉल्ड अप कैपिटल। समझ गए आप? सब्सक्राइब में वो कैपिटल जो कंपनी ने आपसे मांगी उसे बोलेंगे कॉल्ड अप। और कॉल्ड अप में दोस्तों जितनी शेयर होल्डर ने दी उसे बोलेंगे पेड अप। जितनी शेयर होल्डर ने कॉल्ड अप में दी, पेड अप। तो आप बोलोगे कम क्यों देते हैं? हो सकता है कुछ शेयर होल्डर ने टाइमली पेमेंट नहीं किया, या उन्होंने एक तरीके से बैड डेट्स की तरीके से एक्टिविटी कर दी, कुछ शेयर खरीदे कुछ के पैसे दिए ही नहीं, तो वो हमारे पास होती है जितने पैसे आए कॉल्ड अप में, उसे हम बोलते हैं दोस्तों पेड अप कैपिटल, राइट। तो यहां तक मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई। अभी आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके जितना मैंने पढ़ा उसको फटाफट एक बार रिकैप कर लो, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारे पास जो शेयर्स हैं उसकी हमारे पास एडवांटेज क्या है। तो टॉपिक हमारे पास है मेरिट और एडवांटेज ऑफ शेयर्स। यानी अगर कोई कंपनी शेयर से पैसा उठाती है, शेयर इशू करके पैसा लेती है, तो उसको क्या फायदा है। तो हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इसी पॉइंट के अंदर, कंपनी के एंगल से पढ़ेंगे। तो मैं पॉइंट्स आपको समझा रहा हूं। पहला, परमानेंट कैपिटल। परमानेंट का मतलब है कंपनी को ये सरदर्दी नहीं है कि मुझे इतने साल बाद पैसे वापस देने, क्योंकि ये परमानेंट कैपिटल है। दूसरा दोस्तों, नो चार्ज ऑन एसेट। कोई चीज आपको यहाँ गिरवी नहीं रखनी। अभी हम पढ़ेंगे डिवेंचर, अभी हम पढ़ेंगे लोन। तो जब हम नॉर्मली बैंक लोन वगैरह लेने जाते हैं तो बैंक हमसे कोई एसेट्स गिरवी मांगता है, ठीक है ना, तो वहां पे हमारे पास शेयर्स में ये टेंशन नहीं है। दूसरा, हायर रिटर्न। हायर रिटर्न का मतलब आप कंपनी से उम्मीद कीजिए कंपनी खूब कमाए, कंपनी का प्रॉफिट दिनों दिन बढ़े। तो जितना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी आपको डिविडेंड देगी, और नहीं भी देती है अगर, तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और जब शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो आप कंपनी का शेयर कभी बेच सकते हो, आपको मुनाफा होगा। नेक्स्ट दोस्तों, नो बर्डन ऑन द कंपनी। नो बर्डन ऑन द कंपनी मतलब कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, ना तो इंटरेस्ट पे करना है ना उसको, ना कैपिटल रीपे करना है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कंट्रोल। ये कंपनी के एंगल से मेरिट है कि कंपनी का कंट्रोल क्या होता है, कंपनी के शेयर होल्डर के पास होता है, कोई बाहर का पर्सन कंपनी में अंदर कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है देखते हैं। पहला, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। रिटर्न है लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है। रिटर्न है लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं, कब कितना प्रॉफिट होगा। दूसरा दोस्तों, हायर कॉस्ट। अब देखिए ध्यान समझिए, हर शेयर को इशू करने के लिए कंपनी को प्रचार करना पड़ता है, कंपनी को बुक छपवानी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। पढ़ाया था मैंने चैप्टर नंबर 2,
प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन कंपनी चैप्टर में जब कंपनी शेयर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, एमओए एओए बनवाना पड़ता है, तो इन सब का खर्चा तो होगा ना कंपनी का, इसलिए ये लिमिटेशन में आया हायर कॉस्ट। दूसरा डायल्यूजन ऑफ कंट्रोल। अब ध्यान समझिए यहाँ पे, अगर कंपनी में ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो कंपनी का कंट्रोल डायल्यूट हो जाएगा। अगर मुझे अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को मालिक बनाना है तो अभी मैं सारा प्रॉफिट मैं रखता हूं, मैं कमाता हूं, लेकिन हम जब 2 लोग हो जाएंगे, 2 लोग बिजनेस पैसा लगाएंगे, 2 लोग बांटेंगे, 3 लोग हो जाएंगे, 3 लोग बांटेंगे, तो इससे मेरा कंट्रोल डायल्यूट हो जाता है, ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट दोस्तों, मोर फॉर्मेलिटीज एंड डिले। यहाँ पे फॉर्मेलिटीज है, यहाँ पे डिले है, यहाँ पे प्रोसेस है, जो मैंने प्रोसेस आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था, 4 स्टेप्स। तो कंपनी फॉर्मेशन में और कंपनी को पैसे इशू करने के लिए सेबी कंप्लायंस पूरी करनी पड़ती है, स्टॉक मार्केट के नियम फॉलो करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट का रूल फॉलो करना पड़ता है, कंपनीज एक्ट 2013 को कंप्लाई करना पड़ता है, ये लिमिटेशन, राइट। फिर इसके बाद दोस्तों मेरे नोट्स में इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस है, जो मैंने आपको अभी ओरली डिस्कस करके बता दिया, ये आप अपनी बुक से पढ़ लेना, और मैंने नोट्स में ये पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था इक्विटी वाले मालिक हैं, प्रेफरेंस वाले मालिक नहीं है। इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलता है, लेकिन फिक्स रेट से मिलता है। इक्विटी वालों को हम क्या करते हैं, पैसा बाद में देते हैं, पहले प्रेफरेंस वालों को देते हैं। इक्विटी वालों को वोटिंग राइट का अधिकार है, प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट नहीं है दोस्तों। ऐसे 5-6 क्लासिफिकेशंस और हैं, वो आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट सोर्स ऑफ फंड्स पे आते हैं दोस्तों, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग वो पैसा जो आपकी पिछले सालों की कमाई का इकट्ठा है, रिजर्व, उस सोर्स को भी तो हम यूज कर सकते हैं, वो भी तो हमारा सोर्स ऑफ फंड्स है, कि ना तो हमने इक्विटी से पैसा रेस किया, ना हमने बैंक से मांगा, हमने अपनी सेविंग को निकाला जो रिजर्व में हमारे सेव है, और हमने उसको यूज किया अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। तो इस रिटेन प्रॉफिट को बोलते हैं रिटेन अर्निंग। देखिए मीनिंग क्या लिखा हुआ है, द पोर्शन ऑफ कंपनीज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड बट आर रिटेन्ड एज रीइन्वेस्टमेंट पर्पस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। जो कंपनी ने पैसा पिछले सालों की जमा पूंजी अपने पास रखी हुई है, किसी बाहर वाले को न देके कंपनी ने अपने पास रखी हुई है, उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है दोस्तों, ये हो गई रिटेन अर्निंग। अब इसके देखते हैं मेरिट डिमेरिट क्या है दोस्तों। तो सेम कुछ मेरिट इसके इक्विटी शेयर जैसे ही होंगे। क्या, परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, कोई यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई यहाँ पे किसी को ब्याज नहीं देना ना, क्योंकि ना तो आपने इक्विटी वालों से पैसा लिया ना डिवेंचर वालों से पैसा दिया, इसकी कोई कीमत लागत नहीं है आपकी। इंक्रीज इन मार्केट प्राइस। अब क्या है, जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा रिजर्व होता है उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है, आपके खाते में 10 करोड़ रुपए है, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, तो जितनी जिसकी रिटेन अर्निंग ज्यादा होती है उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। डिमेरिट में देखिए क्या दोस्तों लिखा हुआ, डिमेरिट में डिससेटिस्फेक्शन अमंग इक्विटी शेयर होल्डर। ध्यान समझिए, अब इक्विटी शेयर वाले आप अगर पैसा यूज करोगे रिटेन अर्निंग का, तो इक्विटी शेयर होल्डर नाराज हो सकते हैं आपसे। पूछो क्यों? इक्विटी शेयर होल्डर वाले उम्मीद करते हैं कि आप उनको डिविडेंड देंगे, लेकिन आपने डिविडेंड ना देके उस रिटेन अर्निंग का यूज कर लिया किसके लिए, बिजनेस के पैसे आगे बढ़ाने, बिजनेस के प्रमोशन को आगे करने के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन करने के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर वाले इस बात को बुरा मान सकते हैं, ये एक लिमिटेशन है। दूसरा है दोस्तों, अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड्स है, जिसके पास सेविंग्स नहीं है उसके पास रिटेन अर्निंग नहीं है, जिसके पास रिटेन अर्निंग कम है उसके लिए ये सोर्स ऑफ फाइनेंस ये कंपिटेंट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, मैनेजर कैन मिसयूज द फंड। अब देखिए, घर में रखे पैसे है ना मिसयूज हो सकते हैं, गुल्लक में रखे पैसे मिसयूज हो सकते हैं। इस तरीके से कंपनी में रखा रिटेनिंग का पैसा कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मैनेजर मिसयूज कर सकते हैं, अगर उनका थोड़ा सा डिसऑनेस्ट का नेचर है तो ये लिमिटेशन में आ गया, राइट। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों इक्विटी का डिस्कशन, प्रेफरेंस शेयर का डिस्कशन और रिटेन अर्निंग डिस्कशन खत्म होता है। इसके बाद का सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पहले आप यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिए 10, राइट। लोग देखते हैं आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं। मैंने थोड़ा सा फ्रेमवर्क चेंज कर लिया, पार्ट 2 मैंने इसी में कंबाइंड कर दिया। अब दोस्तों हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस में टॉपिक आता है एडीआर, जीडीआर और आईडीआर। ये ध्यान समझेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और सिर्फ मीनिंग आपके एग्जाम में आएगी। इसके बारे में अगर एग्जाम में आएगा तो सिर्फ मीनिंग आएगी, ज्यादा डिटेल से ये आपके बारे में ये टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। तो एडीआर, जीडीआर, आईडीआर क्या है देखते हैं। देखो इसमें क्या है, 3 चीजें हमें देखनी है। सर आईडीआर क्या होता है, जीडीआर क्या होता है और एडीआर क्या होता है। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज जीडीआर। सबसे पहले जीडीआर समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, in the Indian context, a GDR is an instrument issued abroad by an Indian company to raise funds in foreign currency. क्या मतलब,
Many Indian companies such as Infosys, Reliance, Wipro, ICICI have raised money through issue of GDR. मेरी कोई कंपनी या हमारे यहाँ की कोई कंपनी दोस्तों कहाँ पे है, फॉरेन में है, विदेश में है, और उसको वही पैसे इकट्ठे करने, वही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वहां वो जिसके थ्रू पैसा रेस करती है उस माध्यम को, उस मीडियम को बोलते हैं जीडीआर। क्योंकि वहां इंडियन रूपी तो चलता नहीं है, वहां जिस करेंसी में पैसा उठाओगे आप उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, उस सिस्टम को बोलते हैं जीडीआर। दोबारा देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द इंडियन कॉन्टेस्ट, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जीडीआर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जो अब्रॉड में हमने इशू किया। हम कौन है, इंडियन कंपनी, टू रेज फंड्स इन सम फॉरेन करेंसी। मैनी इंडियन कंपनी सच एज इन्फोसिस, मैंने बताया, रिलायंस बताया, विप्रो बताया, इनको जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो फंड कहां से रेज करेंगे, जीडीआर इशू करके रेज करेंगे। बस अब इस पर्सपेक्टिव को चेंज करते जाएंगे और टर्म बदलती जाएगी, आईडीआर और एडीआर। अब इसी सिस्टम को दोस्तों अगर हम किससे रेस करें, अमेरिका में, अमेरिका की कंट्री की बात करें तो वहां क्या चलता है, एडीआर। देखो क्या लिखा हुआ है नोट्स में, अ depository receipt issued by a company in the USA are known as ADR. These are bought and sold in America market regular stock. हमारे यहाँ की कंपनी बाहर जाके पैसे रेस करेगी, जीडीआर इशू करेगी। अमेरिका में जो स्टॉक चलता है, अमेरिकन कंपनियां जब अमेरिका में फंड रेस करेंगी तो क्या इशू करेंगी, एडीआर इशू करेंगी, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब आ जाइए आईडीआर दोस्तों, आईडीआर क्या हो गया, an IDR is an instrument denominated in Indian rupee in the form of depository receipt created by an Indian depository against the underlying equity of issuing company to enable foreign company to raise funds from an Indian security market. अब यूएसए नहीं, इंडिया में आ जाओ। आप इंडिया में आप काम कर रहे हो और इंडियन में इंडिया के मार्केट से पैसा उठाना चाहते हो तो आपको एडीआर नहीं, जीडीआर नहीं, आईडीआर यहां चलता है। तो अगर विदेश की कंपनियां जो इंडिया से फंड इशू करना चाहती हैं तो उनको किसके माध्यम से पैसा लेना है, आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। ये डिपॉजिटरी क्या है, एक तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो सिस्टम बना रखा है हमने पैसा रेस करने का, इन डिपॉजिटरी, इनके जो मीडियम होते हैं इनके थ्रू पैसा रेस किया जाता है, इसे हम बोलते हैं डिपॉजिटरीज। ठीक है, तो इंडिया में दो डिपॉजिटरी है दोस्तों, एक है एनएसडीएल और एक है सीएसडीएल। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीएसडीएल सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये इंडिया में सबसे बड़े डिपॉजिटरीज। यहां पे हमारे पास ये सोर्स ऑफ फंड्स हमारे पास खत्म हुआ, राइट, समझ में आया दोस्तों, राइट। अब आप मेरी तरफ देखिए, अब नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ फंड्स है हमारे पास, अब हम बात करेंगे डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स की। यहां पे हमारे बोरोड फंड शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फंड शुरू होते हैं इसका नाम क्या है, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बॉन्ड्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ जो नोट्स में मैंने लिखी हुई है। आपके पास जो भी बुक है आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। मैं आपको अपने नोट से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए बॉन्ड्स के बारे में, बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट दैट डज नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड्स में कोई फिक्स रेट नहीं है। जब आप लोन लेने जाएंगे, अभी हम लोन पढ़ेंगे फिक्स रेट है, डिवेंचर पढ़ेंगे फिक्स रेट है, प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, लेकिन बॉन्ड्स में कोई फिक्स रेट इंटरेस्ट नहीं है, बट इशूड एट अ वेरी हैवी डिस्काउंट। लेकिन इनमें फायदा कैसे कमाते हैं लोग, कंपनियां नॉर्मली सस्ता इशू करती हैं और महंगा रीपे करती हैं। जब हम 12th में अकाउंट्स पढ़ेंगे दोस्तों, वहां पे हम चैप्टर पढ़ेंगे हम अकाउंट्स में डिवेंचर, वहां पे हम पढ़ेंगे इशू विद रिडम्पशन कंडीशन की जनरल एंट्रीज क्या होती है। तो मान लीजिए कोई चीज जो 100 रुपए की है मार्केट में, आपको कंपनी 90 रुपए में दे तो आपका फायदा है, इसे बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। और वही डिवेंचर जो 100 रुपए का था आपसे कंपनी वापस खरीदे 110 रुपए में, वहां भी आपका फायदा हो गया। इशू किया सस्ते में और रीपे किया महंगे में, तो कंपनी ने आपको बहुत ज्यादा मुनाफा कमा के दिया। ऐसी सिचुएशन इसको इस टर्म ऑफ इस फंड्स को बोलते हैं बॉन्ड्स। द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड इशू प्राइस ट्रीटेड एज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। वही जो डिस्काउंट के टाइम में जो अमाउंट आपको मिला, जो डिफरेंस मिला, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। वही आपका फायदा हुआ। बीच बीच में इंटरेस्ट ना मिलके आपको इकट्ठा कंपनी ने प्रॉफिट दे दिया। कैसे दिया, सस्ता आपको बेचा, महंगा आपसे खरीदा। इसे बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। करेक्ट दोस्तों।
नेक्स्ट इसी बॉन्ड की कैटेगरी में हम इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जिससे बहुत ज्यादा चांसेस एग्जाम में आने के दोस्तों, और वो है डिवेंचर। अब आप एक काम कीजिए, इस टॉपिक को फटाफट अपनी बुक को ओपन कीजिए और पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं रीड करूंगा अपने नोट से, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी शायद हो सकता है कुछ ना आए वीडियो में, तो आप फटाफट डिवेंचर ओपन कीजिए और उस टॉपिक को पूरा मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, डिवेंचर्स। डिवेंचर्स की मीनिंग क्या है? डिवेंचर के नाम में लिखा हुआ डेट है, ये डेट, कंपनी ने पैसे इशू किए, टाइम कम है कंपनी के लिए, तो कंपनी ने बोला हमारी कंपनी में जो पैसा एज अ लोन दे सकते हो आप, हम जब इस तरीके से पैसा रेस करते हैं इसे बोलते हैं डिवेंचर। तो डिवेंचर क्या है? डिवेंचर आर द इंपॉर्टेंट डेट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कंपनी ने लंबे टाइम के लिए पैसा इकट्ठा किया है, डिवेंचर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिवेंचर होल्डर को कंपनी एक फिक्स रेट से डिविडेंड देगी, सॉरी इंटरेस्ट देगी, और वो इंटरेस्ट कैसे भी दे सकती है कंपनी, जो आपस में एग्रीमेंट होगा, मंथली, क्वार्टरली, सेमी ईयरली और ईयरली, जो भी डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होगा। तो डिवेंचर इज अ काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, ये आपको पहली लाइन एग्जाम में लिखनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। दोस्तों मार्क कीजिए, टाइप्स ऑफ डिवेंचर कितने टाइप के होते हैं, ये हालांकि हमने प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था, वहां भी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो पहला है सिक्योर्ड डिवेंचर, दूसरा है अनसिक्योर्ड। अगर कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है और उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी आपको दी है, कुछ ना कुछ मोर्टगेज रखा है, उसे हम बोलेंगे सिक्योर्ड, अदरवाइज अनसिक्योर्ड। कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, जितने साल के डिवेंचर हैं, जब वो उनका टाइम पूरा हो जाएगा, अगर कंपनी ने आपको वादा किया है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद हम आपको नए शेयर कंपनी के देंगे, या नए डिवेंचर देंगे, या नए प्रेफरेंस शेयर देंगे, कन्वर्जन का ऑप्शन है, तो इसे बोलेंगे कन्वर्टिबल। लेकिन कंपनी कहती है नहीं हम पैसे ही देंगे, नॉन कन्वर्टिबल। तो यहीं से एक और कैटेगरी आती है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब पैसा मिलेगा, इरिडीमेबल मतलब पैसा ना मिलके किसी और चीज में डिवेंचर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारी ये कैटेगरी आती है। किसी किसी बुक में एक और कैटेगरी दी हुई है, जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर। ये किसी किसी बुक में है, मैं इसको कवर कर लेता हूं। जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर क्या होता है? ऐसा डिवेंचर जो मैंने आपको बॉन्ड के केस में समझाया कि डिवेंचर इशू हुआ, 5 साल का डिवेंचर है, बीच में आपको कोई इंटरेस्ट कंपनी नहीं देगी, लेकिन हाँ इंटरेस्ट आपको एक्युमुलेट करती जाएगी, और जब डिवेंचर का टाइम आएगा तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, जितनी डिवेंचर की लाइफ है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों अमाउंट आपको मिल जाएंगे। ये होता है जीरो इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट आपको कैश में ना मिलके एक्युमुलेट होकर मिलेगा। क्लियर? तो दिस इज टाइप्स ऑफ डिवेंचर। अब आते हैं विदाउट एनी डिले, मेरिट्स एंड डीमेरिट या लिमिटेशंस ऑफ डिवेंचर। फिर यहां तक आप वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद फिर आप इसको आगे कंटिन्यू करना। तो पहले आ जाइए मेरिट्स ऑफ डिवेंचर, निकालिए अपनी बुक में। सबसे पहले दोस्तों मेरिट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहला ये सेफर इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। क्या है ये? सेफर इन्वेस्टमेंट। सेफ कैसे है ये? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट यहां करेगा उसको पक्का इंटरेस्ट भी कंपनी देगी, और पहला दूसरी बात आपको क्या देगी, कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी देगी। तो यहां पे आप सिक्योर हैं एक तरीके से एज कंपेयर टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस। दूसरा दोस्तों कंट्रोल। ये कंपनी के एंगल से क्या फायदा है? कंपनी का यहाँ पे कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता, कोई और यहाँ पे ओनर नहीं बना। तीसरा लेस कॉस्टली। इक्विटी शेयर इशू करते हैं, पैसे खर्च होते हैं, प्रमोशन के खर्चे, एडवर्टीजमेंट करने के खर्चे, प्रोस्पेक्टस इशू करने के खर्चे, लेकिन यहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस ये नहीं है, यहाँ पे पैसे का उतना, यहाँ पे कंपनी का उतना पैसा खर्च नहीं होता। लास्ट, टैक्स सेविंग। ध्यान समझेंगे, टैक्स सेविंग का मतलब होता है, ध्यान समझिए, जो आपका प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट आपका आता है इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, सारे खर्चे माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट आता है। तो अगर आपके सोर्स ऑफ फंड्स में डिवेंचर है, बॉन्ड है, लोन है, तो आप लोन जब लिया है तो आपने इंटरेस्ट भी पे करोगे, तो इंटरेस्ट पे करने से प्रॉफिट कम आता है और आपको कम टैक्स देना पड़ता है, इसे बोलते हैं टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस में लोन नहीं है, डिवेंचर नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना, फिर आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो टैक्स सेविंग और डिवेंचर का कोरिलेशन है, टैक्स बचाना है तो इंटरेस्ट को बढ़ाइए, इंटरेस्ट को कम करना है तो फिर प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, तो यू हैव टू पे मोर टैक्सेस। क्लियर? अब आ जाइए लिमिटेशंस ऑफ डिवेंचर। सबसे पहली लिमिटेशन है दोस्तों फिक्स ऑब्लिगेशन। डिवेंचर इशू करते ही कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको इंटरेस्ट भी पे करना है टाइमली, और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है, इसे बोलते हैं फिक्स ऑब्लिगेशन। दूसरा चार्ज ऑन एसेट। अभी मैंने आपको पढ़ा सिक्योर्ड डिवेंचर, तो सिक्योर्ड डिवेंचर अगर कंपनी इशू करती है तो उसको अपना कोई एसेट गिरवी रखना पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर को बोलना पड़ेगा कि अगर हम टाइमली पैसे नहीं दे पाए तो आप हमारा एसेट्स सेल कर सकते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, रिडक्शन ऑफ क्रेडिबिलिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। ज्यादा कर्जे में जो आदमी आ जाता है दोस्तों, आप खुद बताओ, उसकी कोई सोसाइटी रिस्पेक्ट नहीं करती। कर्ज का मतलब है आपको पब्लिक की इमेज खराब हो जाएगी, पब्लिक आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो अगर आप कंपनी है, यू हैव रेज मल्टीपल सोर्स ऑफ फंड्स थ्रू द डिवेंचर्स और यू हैव रेज अ लॉट ऑफ लोन, देन योर क्रेडिबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि आप हायर रिस्क में हैं। एक 12th में हम रेशो पढ़ेंगे, डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो कहता है 2:1 इज द आइडियल रेशो, मतलब 2 और 1 का रिलेशन। 2 रुपया आप लोन लीजिए अगर आपके पास 1 रुपए की इक्विटी है, यानी जितना आप जेब से लगाते हैं उससे ज्यादा लोन ले सकते हैं। अगर आपका 3 गुना 4 गुना करेंगे तो आपके डूबने के चांसेस श्योर है। ठीक है, यहां तक आप वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक हमारे पास आता है दोस्तों, देखिए आप अपने बुक में, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 4 मार्क्स का, तो ये क्वेश्चन आपके में डिजाइन हो सकता है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। क्या डिफरेंस है, आइए कवर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम शेयर्स एंड डिवेंचर का डिफरेंस देखते हैं, तो आपको किसी भी अगर डिफरेंस लिखना है तो आपको लिखना कैसे, पहले आप फॉर्मेटिंग समझिए। आप पहला लिखेंगे बेसिस, फिर लिखेंगे उसका शेयर्स, अगला जिसका आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और फिर दूसरा पार्ट डिवेंचर, और हेडिंग हमेशा लिखेंगे हम क्या हम कर रहे हैं, वी आर डिफरेंशिएटिंग, तो हम हेडिंग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर, फिर आप आंसर देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला कैटेगरी है ओनरशिप। ध्यान समझिए, ओनरशिप में लिखा हुआ है शेयर्स क्या होती है, ओन्ड कैपिटल होती है, ओनर कैपिटल होती है, और डिवेंचर में लिखा हुआ है कौन सी कैपिटल होती है, बोरोड कैपिटल होती है। दूसरा, रिटर्न की बात करें तो अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको कंपनी डिविडेंड देगी, डिवेंचर खरीदते हैं आपको कंपनी इंटरेस्ट देगी। रीपेमेंट की बात करें तो अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी आपको कभी भी पैसा वापस नहीं करेगी, लेकिन हाँ जब कंपनी बंद होगी तो आपको पैसा दिया जाएगा। कंपनी हाँ आपको पैसे देती, आप कंपनी के शेयर बेच सकते हैं। अमाउंट रिपेड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड किसमें है, डिवेंचर्स में। जो भी आपकी टर्म्स होगी, जो भी आपका ईयर ऑफ लाइफ होगी, उतने टाइम बाद आपको कंपनी पे कर देगी। वोटिंग राइट की बात करें, शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं आप तो कंपनी में वोट करते हैं, डिवेंचर होल्डर को वोटिंग का राइट नहीं होता। इशू ऑन डिस्काउंट, क्या कंपनी के शेयर इशू हो सकते हैं, कंपनी के शेयर इशू नहीं हो सकते। कंपनी शेयर इशू होने के लिए बहुत बड़ी कंडीशन है, कंपनी है 2013 में। डिवेंचर इशू हो सकते हैं क्या, हाँ डिवेंचर इशू आप डिस्काउंट पे कर सकते हैं, यहाँ कोई कंडीशन नहीं। सिक्योरिटी की बात करें, शेयर इशू करने के लिए कोई चीज सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है। डिवेंचर मैंने आपको पढ़ाया, अगर सिक्योर डिवेंचर इशू करना चाहते हैं तो आपको कोई चीज सिक्योरिटी इशू करनी पड़ेगी। कन्वर्टिबल शेयर कभी भी कन्वर्टिबल नहीं होते, डिवेंचर मैंने आपको पढ़ाया कन्वर्टिबल डिवेंचर होते हैं, वो किसी अदर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। स्टेटस ऑफ होल्डर क्या होता है, अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आप ओनर हैं, डिवेंचर खरीदते हैं तो आप कंपनी के क्रेडिटर हैं कि कंपनी आपको पे करेगी। रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे फिक्स नहीं होती कोई रिटर्न, यहाँ पे कोई फिक्स पेमेंट आपको नहीं मिलती, ये हमेशा अनसर्टेन होती है और इरेगुलर होती है। लेकिन इंटरेस्ट एक फिक्स पेमेंट है, कंपनी आप चाहे प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, कंपनी आपको पे करेगी। रिफंड ऑफ कैपिटल की बात करें तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको रीपे होगा, पहले डिवेंचर होल्डर को पे होगा, फिर आपको पे होगा। कोई कंपनी जब बंद होगी तब आपको पे करेगी। और अगर हम डिवेंचर होल्डर की बात करें तो प्रिंसिपल का अमाउंट शेयर होल्डर से पहले पे होगा। 11th पॉइंट है दोस्तों, नेचर ऑफ रिटर्न क्या होता है, यहाँ पे डिविडेंड आपको मिलता है जो प्रॉफिट कमाने के बाद दिया जाएगा। और अगर डिवेंचर होल्डर की बात करें तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो कब दिया जाएगा, प्रॉफिट होने से पहले ही दिया जाएगा। तो यहाँ हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और डिविडेंड इज अ चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 11 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करके बताए। एग्जाम की जितनी वेटेज होगी आप उतने पॉइंट लिख के आएंगे। 4 पॉइंट्स बेसिस करेंगे, 6 पॉइंट तो 6 बेसिस, ये 11 पॉइंट आपको याद करने के लिए, ताकि आपको कोई भी 6 पॉइंट याद हो जाए। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, वो बेसिस खुद देता है, यानी आपको बेसिस वो देगा तो आपको बेसिस पता होनी चाहिए उसके आंसर क्या है, इसलिए 11 पॉइंट हमने कवर किए। नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट सोर्स ऑफ फंड्स हम बात करते हैं, और अब हमारा आता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए। अब हम लोग लोन लेने जा रहे हैं, कहां से, बैंक से लोन लेने जा रहे हैं। तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो आप कहां कहां से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, मैं बैंक के पास नहीं गया हूं, यानी जो बैंक के तरीके से जो काम करते हैं, यानी जो लोगों को लोन देने का काम करते हैं। मुथूट फिनांस आपने सुना होगा, मणिपुरम गोल्ड लोन सुना होगा, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो बैंक नहीं है लेकिन कंपनियों को और इंडिविजुअल्स को लोन देने का काम
करती हैं। तो इसमें क्या आता है देखिए, जैसे IFSCI, ICICI, LIC, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिसे आप NBFC भी कह सकते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, वो लोन देने काम करती हैं। ये हमारे पास हुआ। अब इसके मेरिट डिमेरिट देखिए। पहला मेरिट है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, ये इजी रिपेमेंट शेड्यूल करती हैं, आप टाइमली अपने हिसाब से इनको रिपेमेंट करने का एग्रीमेंट कर सकते हो। फंड अवेलेबल इन डिप्रेशन पीरियड ऑल्सो, कोविड के टाइम जैसे सिनेरियो में दोस्तों इन फाइनेंस कंपनियों लोगों की बड़ी मदद की, उन लोगों ने उस टाइम लोगों को पैसा दिया जब मार्केट में ही पैसों की प्रॉब्लम थी। ठीक है, अगर लिमिटेशन की बात करें तो इसमें क्या पॉइंट है, देखो सबसे पहला एक्सपेंसिव है क्योंकि ये रिजिड है, इसमें प्रोसीजरल एस्पेक्ट बहुत होते हैं। अब देखिए कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, जब आपको आपके हिसाब से रिपेमेंट का शेड्यूल फिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा इनका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। नेक्स्ट, पुट रिस्ट्रिक्शन, ये कंडीशन रिस्ट्रिक्ट, ये कंडीशन डाल सकते हैं आपके ऊपर कि आप ये करेंगे आप ये नहीं करेंगे, मतलब आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंट नॉमिनी, नेक्स्ट लिमिटेशन है अपॉइंट नॉमिनी, इनको आपके परफॉर्मेंस पे डाउट है, इनको लगता है कि शायद आप इनको रिपे ना कर पाओ, तो ये लोग क्या बोलेंगे आपको कि हमारी तरफ से अपनी कंपनी में एक नॉमिनी अपॉइंट करो जो हमें टाइमली रिपोर्टिंग करेगा आपके परफॉर्मेंस की, राइट। नेक्स्ट, आस्क फॉर सिक्योरिटी, ये लोग सिक्योरिटी मांग सकते हैं, यानी ये लोग आपसे क्या मांग सकते हैं, सिक्योरिटी दीजिए कि आप हमें पैसा टाइम से रीपे कर दोगे। तो ये हमारा एक सोर्स ऑफ फंड हो गया दोस्तों, इसको मैंने क्या बताया आपको, फंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहां तक आप पढ़िए, फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सोर्स हमारे पास आता है दोस्तों लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। फटाफट अपनी बुक ओपन कीजिए और साथ साथ पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब ये कौन से सोर्स ऑफ फंड्स हैं, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, इसमें क्या है ये तो आप भी जानते हैं, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो बैंक को आपको फोन कर करके बुला रहा है, आप पर्सनल लोन लीजिए, कार लोन लीजिए, होम लोन लीजिए, बिजनेस लोन लीजिए, तो यहां से भी कंपनियां फंड रेज करती हैं और ज्यादातर यहीं से ही लोग पैसा रेज करते हैं। तो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक क्या हो गया, फंड रेज बाय एंटिटीज फ्रॉम बैंक फॉर मीडियम एंड शॉर्ट टर्म। वहां मैंने आपको बताया था जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इससे पहले पढ़ाया, वहां पे लॉन्ग टर्म फंड्स थे, यहां पे उससे थोड़ा कम ड्यूरेशन का लोन हमें मिल जाता है, मीडियम इसे यहां शॉर्ट टर्म बोलेंगे। अब इसके मेरिट डिमेरिट पे आ जाइए। मेरिट की बात करें तो ये इजी सोर्स ऑफ फंड्स है, आपके बगल में बैंक है, आपके बगल में कोई शाखा है, वहां पे आप जाइए, फॉर्म फिल कीजिए, अपनी क्रेडिट वर्दीनेस को प्रूव कीजिए और लोन अवेल कीजिए। दूसरा, फ्लेक्सिबल सोर्स है, यहाँ पे भी अपनी ईएमआई फिक्स कीजिए, ड्यूरेशन फिक्स कर दीजिए और बैंक को बताइए कि हम इतने सालों बाद आपका लोन रीपे करेंगे। ये हुए मेरिट हमारे पास। डीमेरिट की बात करें तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म मीडियम ही फंड प्रोवाइड करते हैं, ये लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड नहीं करते, ये एक लिमिटेशन बन गया। और चार्ज ऑन एसेट दोस्तों ये भी लेंगे, बैंक को भी आपके क्रेडिट वर्दीनेस पे डाउट हो सकता है, रीपेमेंट पे डाउट हो सकता है, इसलिए बैंक आपसे क्या मांगेगा, चार्ज ऑन एसेट्स मांगेगा। ये हमारा हो गया कमर्शियल बैंक। अगर हम कुछ और इसमें मेरिट्स की बात करें जो अदर बुक में है, तो मेरिट आपकी बुक में हो सकता है, यहाँ पे देखिए टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस है, टाइमली पैसा मिल जाएगा, है ना। और सिक्रेसी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो आप। सिक्रेसी का मतलब क्या हो गया, जो आपने बैंक से लोन प्रोवाइड किया है तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सिर्फ बैंक और आपके बीच में ही है। ठीक है, इजियर सोर्स ऑफ फंड्स वगैरह ये मैंने आपको पढ़ा दिया। तो यहाँ पे हमारा एक और सोर्स ऑफ फंड्स खत्म होता है, यहाँ तक देखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सोर्स ऑफ अपनी बुक में निकालिए आईसीडी, इसे क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स ऑफ फंड है आईसीडी, इसे आप बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ये क्या होता है, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास डिपॉजिट देती है, क्योंकि एक के पास सरप्लस फंड है और एक के पास शॉर्टेज ऑफ फंड है। तो जिसके पास सरप्लस फंड है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आप अपनी जरूरत को इसे पूरा करो, मुझे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर देना। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को टेम्परेरी लोन देती है, इसे हम बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो इसकी मीनिंग क्या लिखी हुई है देखिए अपने नोट्स में, फंड गिवन बाय वन कॉर्पोरेशन टू अनदर फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये लॉन्ग टर्म फंड्स कभी भी नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि इनके पास खुद की पैसों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ये हमेशा शॉर्ट टर्म फंड्स ही एक दूसरे को दे सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ आईसीडी क्या हो सकते हैं, ड्यूरेशन के बेसिस पे 3 मंथ का डिपॉजिट, 6 मंथ का डिपॉजिट या कॉल डिपॉजिट भी हो सकता है कि अभी आप ले लीजिए, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम आपसे मांग लेंगे। तो ये सारे कुल मिला के ही शॉर्ट टर्म है। अब मेरिट डिमेरिट की बात करें दोस्तों तो क्या आता है मेरिट में, देखिए पहला मेरिट है मेंटेन सिक्रेसी। यहाँ पे भी सिक्रेसी कैसे है,
आपने डिपॉजिट किया, जिसके पास डिपॉजिट किया, आप दोनों के पास इंफॉर्मेशन है, बाकी जगह इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं होगी, आप दोनों का एग्रीमेंट है बस, और ये सीक्रेसी मेंटेन है। फ्री फ्रॉम लीगल प्रॉब्लम, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग में म्यूचुअल ट्रस्ट पे लोन दिया है, इसलिए आपस में दोनों का रिलेशन मेंटेन हो जाएगा, इसमें हमें किसी भी ट्रस्ट ब्रेक होने की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके कुछ डिमेरिट भी हैं। डिमेरिट क्या है, देखिए, पहला, ओनली शॉर्ट टर्म के लिए फंड मिल सकता है, मीडियम लॉन्ग के लिए नहीं मिल पाएगा। दूसरा, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है, यहाँ पे जो पैसा दिया जा रहा है वो सिक्योर्ड नहीं है, उसको हम एक दूसरे से फंड जो ले रहे हैं वो अनसिक्योर्ड है। वो एक दूसरे से फंड कैसे ले रहे हैं, वो अनसिक्योर्ड है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल, अब ट्रस्ट में मैं दे रहा हूं, सिक्योरिटी भी नहीं ले रहा हूं, तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा ही चार्ज करूंगा, तो ये लिमिटेशन का पॉइंट बना। यहाँ पे हमारा एक और सोर्स ऑफ फंड्स खत्म हुआ। फटाफट यहाँ तक रिवाइज कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 8:33 नेक्स्ट आ जाइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम पब्लिक डिपॉजिट पे आ जाइए। हमारा सोर्स पब्लिक डिपॉजिट पे आ जाइए। ये क्या है सर, कंपनियों ने पब्लिक को ऑफर दिया, पूरी कम्युनिटी में ऑफर किया, पब्लिक एट लार्ज एडवर्टाइज किया कि आप आइए हमको लोन दीजिए। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से पैसा मांग रही है, हम बैंक के पास ना जाके पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे पास पैसा रखिए, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और आपको विद इंटरेस्ट पे करेंगे। इस सिस्टम को बोलते हैं दोस्तों पब्लिक डिपॉजिट। बैंकों से ना लेके कंपनियां पब्लिक से पैसे मांगती हैं, डिपॉजिट काइंड ऑफ लोन काइंड ऑफ मांगती हैं, इसे बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। इसमें दोस्तों याद रखना आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो, पब्लिक पे आपका इंटरेस्ट है, पब्लिक के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते आप, तो इसको हम बोलते हैं, इसमें पूरी गाइडलाइन आरबीआई फॉलो करनी पड़ेगी। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो सहारा कंपनी के मालिक थे सुब्रत रॉय सहारा, उनको जेल हुई क्योंकि उन्होंने यही प्रोविजन को ब्रेक किया, पब्लिक से पैसा लिया लेकिन पब्लिक को टाइमली नहीं पे किया, तो सहारा कंपनी के मालिक, जिसका इंडिया टीम भी उनके कंपनी का नाम लिख के प्ले करती थी, उसको जेल जाना पड़ा। तो सहारा कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट के रूल को नहीं माना, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में लिखे आना है कि पब्लिक डिपॉजिट इशू करने के लिए कंपनी को आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कुछ परसेंटेज भी होती है, वो आप अपनी बुक से एक बार देख लेना, उसको हमें फॉलो करना होता है, राइट। अब आते हैं दोस्तों मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। देखिए बुक में सबसे पहला दोस्तों मेरिट है, कोई चार्ज नहीं रखना एसेट। यहाँ पे आपकी टैक्स सेविंग होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स सेव कर सकते हो। गवर्नमेंट ने कई ऐसे रूल बना रखे हैं कि अगर आप पब्लिक डिपॉजिट खरीदते हो तो आपकी इनकम में वो टैक्स को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा दोस्तों सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है ये। और नेक्स्ट फीचर है दोस्तों कंट्रोल। यहाँ पे कंपनी जब पब्लिक डिपॉजिट इशू कर रही है तो आप शेयर होल्डर तो नहीं बने, तो कंपनी का कंट्रोल डायल्यूट नहीं हुआ। नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए लिमिटेशन पे। लिमिटेशन पहला है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है, ये लिमिटेड फंड्स है। आप पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक पे हमेशा भरोसा नहीं कर सकते। पब्लिक के पास जब पैसा होगा, एक्सेस पैसा होगा, तभी तो पब्लिक निवेश करेगी ना, तो आप हमेशा पब्लिक पर डिपेंड नहीं हो सकते। नेक्स्ट दोस्तों नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंपनी। अब आप खुद सोच सकते हो, कोई नई कंपनी है, उसको पब्लिक जानती ही नहीं है, पब्लिक उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकती, तो वो कंपनी कभी भी पब्लिक डिपॉजिट से पैसा रेज कर ही नहीं सकती। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों अनरिलायबल सोर्स ऑफ फंड। इस पे रिलाई हम नहीं कर सकते। मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि आप पब्लिक डिपॉजिट के भरोसे रह के पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। ये उन्हीं के लिए फैसिलिटी हो सकती है जो कंपनी हाईली क्रेडिट वर्दीनेस है और जिन्होंने मार्केट में अपना बहुत नाम कमाया। तो ये हमारा हो गया दोस्तों पब्लिक डिपॉजिट। फटाफट को दिखाइए, फिर हम पढ़ेंगे अपना सोर्स ऑफ फंड। नेक्स्ट सोर्स ऑफ फंड्स हमारे पास आता है दोस्तों ट्रेड क्रेडिट। फटाफट निकालिए बुक से, इसको हम कवर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड क्रेडिट। लास्ट सोर्स ऑफ फंड्स है हमारे पास। ये चैप्टर फिर ब्यूटीफुली खत्म हो जाएगा। फिर जो भी डाउट आएंगे मैंने आपको बताया कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे नोट्स का पीडीएफ आपको दिया हुआ है, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, ध्यान समझिए। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है पैसे का ना जाना भी आना होता है। पहले इस डायलॉग को आप नोट कीजिए अपनी बुक में, पैसे का ना जाना भी आना होता है। अगर आप किसी को पेमेंट नहीं करते, जितने दिन बाद पेमेंट करते हो, तो उसका पैसे का ना जाना भी आना ही हो गया। मतलब सर कि अगर हम किसी को टाइमली पैसे ना देके उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपने कमा ही तो लिया। तो ट्रेड क्रेडिट भी वही चीज है। क्या, किसी पर्सन ने आपको बोला कि 1 महीने बाद आप पेमेंट कर देना, 1 महीने के बाद जब आप उसको पे करने गए तो आपने उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई 1 महीना मुझे और
आप एक्सटेंड कर दो पीरियड, इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट, मतलब एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट पीरियड। इसको भी हम ट्रेड क्रेडिट, इसको भी हम सोर्स ऑफ फंड्स कहते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पैसे थोड़ी ना आ रहे, तो मैंने अभी क्या लिखवाया आपको, पैसे का जाना भी आना होता है, ठीक है ना, पैसे का सर्विसेज, ठीक है ना। मैंने किसी पर्सन को, मैंने गुड्स परचेज किया, मैंने उसको जितने टाइम बाद पे किया, एक तरीके से मेरे पास वो फंड रहा, मेरे पास ही रहा, तो पैसे का ना जाना भी आना होता है। याद रखेंगे, पैसे का ना जाना आना होता है। अब इसके मेरिट देखिए दोस्तों, पहला नो नीड ऑफ इमीडिएट पेमेंट, देखिए फायदा मिला ना आपको। दूसरा कन्वीनियंट है आपके लिए। प्रमोट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अब जो आपको क्रेडिट देगा आप उससे सेल परचेज करना चाहेंगे, आप उससे डील करना चाहेंगे, तो ये हमारा क्या करता है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करता है पार्टीज का। नो, नेक्स्ट पर्सन है नो नीड ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे कोई आपको एसेट थोड़ा ना गिरवी रखना है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये मेरिट हो गया आपके। 4 मेरिट मैंने आपको बताए, पहला नो नीड ऑफ इमीडिएट पेमेंट, दूसरा कन्वीनियंट, तीसरा प्रमोट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एंड फोर्थ नो नीड ऑफ चार्ज। नेक्स्ट दोस्तों लिमिटेशन, लिमिटेशन में कितने पॉइंट है हमारे पास, सबसे पहला लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पैसा आपको आ नहीं रहा है, सेव हो रहा है, तो आप ये थोड़ा ना कह सकते हो कि मैं बार बार ट्रेड क्रेडिट का यूज करके पैसा इकट्ठा कर लूंगा। यहाँ पैसे की बचत हो रही है, पैसा आ नहीं रहा है एक्चुअली में आपके पास, ठीक है, तो इस पे आप डिपेंड नहीं हो सकते। दूसरा कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड है दोस्तों, क्यों, सामने वाला पर्सन हो सकता है डिले करने का आपको एक्स्ट्रा चार्ज ले। मैंने आपको बताया दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, इस पे आप डिपेंड नहीं हो सकते, इस पे डिपेंड नहीं हो सकते, मतलब सर ये जो हमारे पास सोर्स ऑफ फंड्स है, ये जो हमारे पास ट्रेड क्रेडिट है, आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि मैं तो हर क्रेडिटर से पैसे डिले कर दूंगा, मेरे को फायदा हो जाएगा, नो। तो यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि ये लिमिटेड सोर्स ऑफ फंड्स है। दूसरा कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड है, इसमें सामने वाली पार्टी आपसे इंटरेस्ट लेगी या डिले करने का अलग से चार्ज भी ले सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिटेशन हो गए किसके, हमारे पास ट्रेड क्रेडिट के, राइट दोस्तों। तो यहां तक हमारा पूरा सोर्स ऑफ फंड्स रिवाइज हो गया। एक बार फटाफट रिकैप करें तो 30 सेकंड में फटाफट इस चैप्टर को समराइज करेंगे, फटाफट रिकैप कीजिए। सबसे पहले चैप्टर पढ़ा हमने सोर्स ऑफ फंड कितने टाइप के, बोरोड फंड या ओनर्स फंड, पैसा अपनी जेब से लगाओ या उधार लेके लगाओ। फिर हमने पढ़ा इक्विटी शेयर, फिर हमने पढ़ा प्रेफरेंस शेयर, फिर हमने पढ़ा रिटेन अर्निंग। ये हमारे सारे क्या है, इक्विटी सोर्स ऑफ फंड है, ये ओनर्स फंड है। फिर बोरोड फंड में हमने बात करी क्या क्या होते हैं बताओ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले लो, बैंक से ले लो, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट करा लो, पब्लिक डिपॉजिट करा लो, ट्रेड क्रेडिट करा लो, ये सारे फंड्स हमारे पास हैं। और एक हमने पढ़ा था डिवेंचर सोर्स ऑफ फंड, और एक हमने पढ़ा था इंटरनेशनल मार्केट में क्या चलता है, जीडीआर, आईडीआर और एडीआर, राइट। ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।